मैगी पराठा बेचने वाली चिड़िया। एक प्यारे से जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी टूनी और माँ बाप के साथ रहता था। कालू की एक 2 साल की बेटी भी थी। कालू एक निकम्मा पक्षी था और कुछ काम नहीं करता था। दिन भर वह अपने आवारा दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेलता था। उसकी इस आदत से उसका पूरा परिवार दुखी था। एक दिन की बात है। अरे कालू के पापा, आप कालू से कुछ बात क्यों नहीं करते? उसे समझाते क्यों नहीं? अब ये बच्चा नहीं रह गया, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी 2 साल की बेटी भी है। ऐसे कब तक हमारे ही सहारे जीता रहेगा? इसे कोई ना कोई काम धंधा तो करना ही होगा। ए माँ, क्या आप पापा को बोल रही हो? मुझसे सीधा बोलो ना। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, तेरी तो अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर। अरे सही तो कह रही है माँ जी, आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं जिसे वो पालते रहें। आप अब बड़े हो गए हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और अपना कुछ काम करिए। ये सुनकर कालू का खून खौल उठता है और वह टूनी से कहता है, तू तो चुप कर। अगर एक शब्द भी तूने बोला ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जब से तुझसे शादी हुई है मेरी जिंदगी नरक से बदतर हो गई है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ जाकर ताश पत्ते खेलने लगता है। उधर टूनी सभी के लिए कुछ खास बनाकर सबका मूड सही करने की कोशिश करती है। माँ जी, ये खाइए, मेरी आज की नई रेसिपी। अरे ये क्या है बहू? हाँ माँ, ये क्या है? देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खाकर देखो, स्वाद में भी अच्छा लगेगा। वैसे आज मैंने मैगी पराठा बनाया है। सभी टूनी का बना मैगी पराठा खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे बहू, ये मैगी पराठा तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसा पराठा खाना तो दूर, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था। बाबूजी, ये मेरी स्पेशल डिश है। आप तो जानते हैं ना, मुझे नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। रसोई में कुछ मैगी पड़ी हुई थी तो सोचा मैगी पराठा ही बना लूं। बहू, तू छोड़ कालू का चक्कर। मुझे नहीं लगता वह नकारा काम करने वाला है। उससे उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। तू अपना काम शुरू कर और तेरी मदद हम दोनों कर देंगे। माँ जी, मैं और काम? क्यों नहीं बेटा, तेरी बेटी भी सयानी होती जा रही है और तेरे भी तो खर्चे हैं ना। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। मैं आज ही इनसे बात करूंगी। अरे पागल, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो तुझे उल्टा मना कर देगा। तू उसे छोड़ और हमारी सुन। हम तेरे साथ हैं ना? ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन टूनी अपने ससुर जी के साथ जाती है और सारी जरूरी चीजें और एक मैगी पराठा ठेला लगाने की जरूरी सामान ले आती है। बहू, तू सारा सामान ले आई ना? हाँ माँ जी, सब सामान ले आई। तो फिर देर किस बात की, शुरू कर दे। टूनी अपना ठेला मेन बाजार में लगाती है जहाँ बहुत भीड़ आती थी और वहाँ अपने ठेले पर मैगी पराठा बनाने लगती है। उसके इस काम में उसके सास ससुर भी मदद करते हैं। अरे आ जाओ जंगल के पक्षियों, टूनी के ठेले पर आओ और मैगी पराठा खाओ। मैगी पराठा सारी दुनिया में घुमाओ फिर भी नहीं मिलेगा ऐसा मैगी पराठा। क्यों भाई, ये मैगी पराठा क्या है? इसका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अरे तो खा कर देखो ना भाई, कैसा लगता है। ठीक है, तो एक पराठा लगा दो। टूनी उसे एक मैगी पराठा बनाकर देती है और वह उसे खाकर चौंक जाता है। अरे वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट पराठा है ये तो। चलो इसी बात पर एक और पराठा दे दो। वह पक्षी एक और पराठा खा जाता है। मैगी पराठा सुनकर और पक्षी भी इस चीज को खाने आते हैं और बड़े स्वाद लेकर खाते हैं। पहले ही दिन टूनी की रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। पर टूनी ये बात अपने पति को नहीं बताती। अब टूनी हर रोज बाजार में अपनी ठेली लगाती और उसकी ठेली सचमुच बहुत अच्छी चलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू का दोस्त उसे टूनी के पराठे बेचने के बारे में बता देता है। कालू गुस्से से लाल होकर टूनी का ठेला तोड़ देता है। ले, अब लगा ले अपनी ठेली और बेच ले पराठे। तुझे जरा से भी मेरी इज्जत की चिंता नहीं हुई कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं एक नामर्द हूँ। मेरे होते हुए मेरी बीवी बीच बाजार में पराठे बेच रही है। अरे
अपनी इज्जत की इतनी चिंता होती तो आज मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। तो कुछ काम करते नहीं हो, इसीलिए मुझे काम करना पड़ा। जुबान लड़ाएगी मुझसे? खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। और हाँ, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति जो किसी काम धंधे का ना हो। टूनी कालू से तलाक ले लेती है और मैगी पराठे बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। टूनी अब पहले से बहुत खुश रहती है और उसके साथ आज उसके सास ससुर भी हैं जो हमेशा उसका साथ देते हैं। सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति सोनू और बेटी लाडो के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही आलसी थी और दिन भर बस बिस्तर ही तोड़ा करती थी। उसे घर के कामों की कोई चिंता नहीं थी और ना ही उसे घर के काम करने अच्छे लगते थे। वो तो हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर काम से जी चुराया करती थी। एक दिन जब उसका पति सोनू काम से वापस आया, टूनी, तुमने आज कुछ बनाया है क्या? नहीं। हाँ, वो मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। क्या हुआ तुम्हें? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक। हाँ, उसके बाद से मुझे बुखार हो गया और मेरा पूरा शरीर सूरज की तरह भभक रहा है और मुझे जोरों की ठंड भी लग रही है। देखो ना, तभी तो मैं कंबल तान कर पड़ी हुई हूँ। जरा अपना हाथ तो देना। सोनू उसके पंखों को छूकर देखता है। अरे, तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठंडा है। अजी, मुझे अंदरूनी बुखार हुआ है जो किसी को ऐसे पता नहीं चलता। इसका तो बस एक डॉक्टर को ही पता चल सकता है। तभी टूनी की बेटी लाडू सोनू के पास आती है। पापा पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो ना। माँ ने कुछ भी नहीं बनाया और मुझे जोरों से भूख लग रही है। ठीक है मेरी लाडो रानी, मैं तेरे लिए कुछ बनाता हूँ। अजी, बना ही रहे हो तो कुछ मेरे लिए भी बना देना। सोनू जानता था कि टूनी बहाने बना रही थी। उसे कोई बुखार नहीं आया था, वो उसकी रग रग से वाकिफ था। सोनू सबके लिए दाल चावल बनाता है। एक तो बेचारा काम करके आया और बहुत थका हुआ था। उसके बाद उसे घर का काम भी करना पड़ा। अगले दिन सुबह की बात है। टोनी, कुछ बनाया है तो दे दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया। अरे तुम ही कुछ बना लो ना। टोनी, अब तो तुम्हारी तबीयत सही है ना, तो फिर तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया? रात को भी मैंने ही खाना बनाया था, पता है कितना थका हुआ था मैं। अरे हर रोज मैं ही बनाऊं क्या? कभी कभार अगर तुमने कुछ बना लिया तो क्या हो गया? हर दिन मैं ही तो बनाती हूँ ना। सोनू बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद के लिए चाय बनाई और निकल गया। बेचारा खाली पेट सिर्फ चाय पीकर काम पर चला गया। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? पता नहीं कहां से ये आलसी और निकट्टू चिड़िया मेरे गले पड़ गई। कोई काम नहीं करती, बस आराम करती रहती है और कुछ कहो तो लड़ने के लिए आमादा रहती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का खाना भी तुम ही बनाओगे, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और हाँ, आम की और पुदीने की चटनी भी बना लेना, मेरा बहुत दिनों से खाने का मन है। धनिया टोकरी में रखा हुआ है। पुदीना तो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था कि चटनी में डाल लेना। इसका मतलब तुमने कल चटनी भी नहीं बनाई? हाँ तो कैसे बनाती? तुमने मुझे पुदीना साफ करके थोड़ी दिया था। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये छोटे मोटे काम करूं। मुझे और भी काम होते हैं और वैसे भी मैं थक गई हूँ, खुद ही कर लो। बेचारे सोनू को ही पुदीना साफ करना पड़ता है और चटनी बनानी पड़ती है। अजी सुनते हो क्या? 2 बज गए हैं। लाडो के स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, जाओ उसे लेकर आओ। तुम नहीं लेकर आ सकती? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? हाँ तो तुम्हें नहीं दिख रहा मैं टीवी देख रही हूँ। अरे मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। और मेरे पैरों में भी दर्द है, इसीलिए तुम ही जाकर ले आओ। बेचारे सोनू की जिंदगी पूरी तरह से झंड हो गई थी। बेचारे को कमाना भी पड़ता था और घर का काम भी करना पड़ता था। टूनी को बहाने मारकर बेड पर पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है। अजी सुनते हो क्या? आटा पीस दो ना, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ठीक है, लाओ। सोनू बेचारा हर काम करता था। वे टूनी की इन्हीं आदतों से बहुत दुखी रहने लगा था। वे टूनी से परेशान हो गया था। वे कोई काम करती ही नहीं थी। रोटी बनाने को कहो तो चावल बनाकर रख दिया करती थी, क्योंकि चावल बनाने में समय कम लगता है ना। जैसे ही समय बीतता गया, टूनी से उठकर एक गिलास पानी लेना भी दूभर हो गया और लाडो का ध्यान तो वह रखती ही नहीं थी। वे कहीं भी जाए और किसी के साथ भी घूमे, उसे कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस पूरे दिन आराम ही आराम करती थी। एक दिन जब सोनू दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था।
टोनी जरा एक गिलास पानी तो देना, साधु बाबा आए हैं। खुद आकर ले लो, मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। अब मैं जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर सकती जो बैठे बैठे तुम्हें पानी का गिलास पकड़ा दूं। तुम्हें तो लगता है कि जैसे मैं कोई काम ही नहीं करती, बस हुक्म झाड़ती रहती हूँ। एक गिलास पानी भी तुमसे नहीं दिया जा रहा। टोनी तुमने तो हद कर दी, काम मैं भी करता हूँ पर मैं तो कभी ऐसे ताने नहीं मारता। सोनू खुद अंदर जाकर एक गिलास पानी लाकर उस साधु को देता है। ये लीजिए साधु बाबा, जल पीजिए। और मैं आपसे अपनी पत्नी टूनी के व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, वो है ही ऐसी, वह किसी की सुनती ही नहीं और हमेशा अपनी चलाती है। मैं घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं चाहता, इसीलिए उसकी हर गलती को माफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं बच्चा। इसके बाद सोनू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टूनी बाहर आती है। ये लीजिए पानी साधु बाबा। नहीं बच्चे, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं पहले ही पानी पी चुका हूँ। माफ करना बाबा, लेकिन मैं छोटी सी बच्ची क्या क्या काम करूं? आप तो जानते हैं हम औरतों को कितना काम करना होता है। अब मेरे लंबे हाथ तो है नहीं जो मैं एक साथ कई काम कर सकूं। अरे छोटे छोटे से तो हाथ है मेरे, अब मैं इनसे क्या क्या करूं? अच्छा, तो ये समस्या है? हाँ बाबा, बस यही बात है और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ सच में लंबे हो जाएं, तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ बाबा, पर ये सब कहाँ असल जिंदगी में होता है, ये सब तो सिर्फ सपनों की बातें हैं। नहीं बेटी, मैं इसे सच कर सकता हूँ, तुम अपने हाथ आगे करो। वो बाबा एक मंत्र बोलते हैं और विभूति टूनी के हाथों में फेंकते हैं। उसके बाद देखते ही देखते टूनी के हाथ एकदम से लंबे हो जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मैं बैठे बैठे घर के सारे काम कर सकती हूँ। शाम को जब सोनू काम से वापस आता है तो टूनी ये बात उसे भी बताती है। सोनू ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद टूनी अपने घर के सारे काम एक जगह बैठकर ही कर लिया करती थी। वो टीवी देखने और झाड़ू लगाने का काम एक साथ करती और अब सोनू भी बहुत खुश था। जंगल के सभी पक्षी उसके हाथों को देखकर उसे लंबे हाथों वाली चिड़िया कहकर बुलाने लगे। फिर एक दिन टूनी फिर से माँ बनने की खुशखबरी अपने पति सोनू और बेटी लाडो को सुनाती है। अरे वाह, अब मेरा भी एक छोटा भाई आएगा। मामा, मैं उसका नाम मिट्ठू रखूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू उसका नाम मिट्ठू रख लेना, पर अगर बेटी हुई तो फिर मैं उसका नाम चंपा रखूंगी। मुझे चंपा फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए। ठीक है मेरी बच्ची। टोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ आज तुम क्या खाओगी, मैं वही बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरे लंबे लंबे हाथ है ना, मैं यहीं से खाना बना लूंगी। टूनी अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल से झटपट बैठे बैठे खाना बना लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। टूनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। देखो लाडो, अपने छोटे भाई को देखो। पापा, इसे मेरे हाथों में दो ना। ये ले बेटी। वे लाडो की गोदी में आकर रोने लगता है। लाडो बेटी, लाओ भाई को मुझे दे दो। अभी ये छोटा है ना, तो तुम्हें देखकर रो रहा है, पर माँ के पास आते ही चुप हो जाएगा। लाडो अपने भाई को टूनी के हाथ में देती है, पर टूनी के हाथों में आने के बाद भी वह रोता रहता है और चुप नहीं होता। टूनी उसे अपने गले से लगाने की कोशिश करती है, पर वह उसे लगा नहीं पाती। ये तो मेरी गोद में आ ही नहीं पा रहा जी, मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए लंबे बड़े हाथ जो मुझे मेरे बेटे से गले मिलने से रोकें। टूनी रोने लगती है और अपने लंबे हाथों को देखकर उदास हो जाती है। फिर एक दिन वही साधु बाबा उनसे मिलने आते हैं, जिसने टूनी को लंबे हाथों का वरदान दिया था। बाबा, मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, आप ये हाथ मुझसे वापस ले लीजिए। मुझे ऐसे हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरे कलेजे के टुकड़े को भी मुझसे मिलने ना दें। बेटा, भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पर कोई नहीं, अब तुम्हें समझ आ गया तो मैं तुम्हारे हाथ पहले जैसा कर देता हूँ। वे बाबा फिर से मंत्र पढ़ते हैं और विभूति उसके हाथों पर गिराते हैं और देखते ही देखते उसके हाथ पहले जैसे सामान्य हो जाते हैं। अब टूनी बहुत ज्यादा खुश थी। टूनी अपने बच्चों के लिए बर्गर बना रही थी। उसके परिवार वाले बर्गर खाने के लिए बैठे हुए थे। मम्मी बर्गर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, कहाँ रह गई, जल्दी से लाओ ना। अरे बच्चों, बना तो रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। टूनी बर्गर लेकर आती है। ये लो बर्गर खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। अरे मम्मी,
ये तो हर बार से ज्यादा अच्छा बना है, सच में मजा आ गया। एक और दो ना। टोनी, तुम सच में बहुत ही अच्छा बर्गर बनाती हो। ऐसा बर्गर तो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाने को नहीं मिलता। अरे बस आप क्यों मुझे झाड़ पर चढ़ा रहे हो? मैं जानती हूँ इतने भी अच्छे नहीं बने हैं। हम तो सच कह रहे हैं मम्मी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये आपकी गलती है। चुप हो जा शैतान, चुप करके बर्गर खा। खाते समय बोलते नहीं हैं। वे सभी बर्गर खाते हैं और उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है। टोनी, मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। तुम खुद का और बच्चों का ख्याल रखना। अरे अचानक से आपने पहले तो मुझे इस बारे में बताया नहीं। क्या करूँ टोनी, अभी मेरे सीनियर का फोन आया है। कह रहे हैं जाना अर्जेंट है, वरना कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखना। आप पहले कभी ऐसे हमें छोड़कर नहीं गए ना, पता नहीं कैसा शहर होगा। तुम चिंता क्यों करती हो टोनी, सब ठीक होगा। बस तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। तभी पीहू और सोनू वहाँ आ जाते हैं। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पीहू, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। आप दिल्ली से मेरे लिए वीडियो गेम लेकर आना, और हाँ, वो रिमोट कंट्रोल कार भी। और तुम्हें पीहू, कुछ चाहिए क्या? हाँ पापा, आप मेरे लिए बारबी डॉल लेकर आना। ठीक है, मैं दोनों के पसंद की चीजें ले आऊंगा। और कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं, बस आप अपना ख्याल रखना। पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। टोनी, तुम तो फालतू की चिंता करती हो। अगर और पक्षी औरतों के पति बाहर काम करते और वो सब ये सोचने लग जाती तो फिर तो चल चुका घर। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? बाय पापा। बाय बाय पापा, अपना ख्याल रखना और मेरी डॉल जरूर लेकर आना। कालू ट्रेन पकड़कर चला जाता है, पर कालू के साथ हादसा हो जाता है। वह जिस ट्रेन में जा रहा था वह ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन में सवार सभी पक्षियों की मौके पर मौत हो जाती है। कालू भी बच नहीं पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। टोनी को जब इस खबर का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि आज के बाद वह कालू को कभी नहीं देख पाएगी। मुझे लगा ही था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, पर इन्होंने मेरी नहीं सुनी। हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? कैसे अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पालूंगी? इनके पिता की कमी मैं कैसे पूरी कर पाऊंगी? टोनी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। धीरे धीरे टोनी की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। बच्चों की भी फीस न जमा होने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो ना। हाँ बच्चों, अभी बनाती हूँ। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। क्या करूँ? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, ऊपर से बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। अब मैं क्या करूँ? टोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसी स्थिति में क्या करे। पड़ोसी भी ऐसे नहीं थे कि वे 1 रुपए की मदद कर देते, बल्कि वो तो उसका मजाक उड़ाते थे। देखो उस टोनी की हालत को, कभी वो महारानी की तरह रहती थी और अब देखो नौकरानी जैसी हालत हो गई उसकी। अरे नौकरानी से उसकी तुलना करके उसकी क्यों बेइज्जती करती हो? अरे वो भी इससे लाख गुना अच्छी रहती होगी। टोनी कोई भी काम करने को तैयार थी, पर उसके सामने अपने बच्चों को अकेले छोड़कर जाने की समस्या थी। वह उन्हें किसी के भरोसे छोड़कर जाती तो वो दोनों कितने भी बड़े नहीं थे कि अपना ख्याल रख पाते। तभी टोनी को मंदिर में रखी गुल्लक नजर आती है। टोनी उस गुल्लक को तोड़ देती है और उसमें से उसे 5000 रुपए मिलते हैं। तब पीहू उससे कहती है, माँ, अब तो हमें पैसे भी मिल गए ना, क्यों ना तुम बर्गर बनाने का सामान ले आओ और बर्गर बना दो। हम सभी मिलकर फिर बर्गर खाएंगे। तू पागल हो गई है पीहू? तुझे बर्गर के अलावा कुछ सूझता नहीं क्या? यहाँ हमारी हालत बहुत बुरी पड़ी है और तुझे बर्गर की पड़ी है। माँ के हाथ के बर्गर खाए बहुत दिन हो गए, इसीलिए कह रही हूँ। अब माँ के बर्गर होते ही इतने टेस्टी हैं कि बार बार खाने का मन करता है। उनकी बातें सुनकर टोनी को एक विचार आता है और वह अपना बर्गर का ठेला खोलने की सोचती है। पीहू सही कह रही है, मैं बर्गर बहुत अच्छे बनाती हूँ, तभी तो सभी मेरे बर्गर की तारीफ करते हैं।
अगर मैं अपना बर्गर बनाने का काम शुरू करूं तो मेरी पैसों की समस्या हल हो सकती है और मैं अपने बर्गर इतने कम दाम में दूंगी कि ग्राहक भागे भागे आएंगे। टूनी अपना ठेला मेन मार्केट में लगाती है जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। मेन मार्केट में ठेला होने से टूनी के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। टूनी के बच्चे टूनी की पूरी मदद करते और टूनी के बर्गर थे ही इतने टेस्टी कि सबको पसंद आने ही थे। देखते ही देखते पहले ही दिन से टूनी के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन उसकी कमाई 1000 रुपए की होती है। ऐसे ही टूनी हर रोज अपना ठेला मेन बाजार में लगाती और उसकी अच्छी कमाई होती गई। टूनी दिन भर तैयारी करती और शाम को बर्गर बेचती। वाह टूनी बहन, तुम्हारे तो बर्गर निराले हैं। यहाँ आम बर्गर जैसा नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट। वैसे तो मैं बर्गर खाता नहीं, पर जब से मेरे बेटे ने तुम्हारे बर्गर मुझे चखाए तो मुझे तो बहुत पसंद आए और मैं हर रोज तुम्हारा बर्गर खाता हूँ। वैसे आपके दोनों बच्चे भी बहुत मेहनती हैं। मैं देखता हूँ ये भी आपके काम में पूरी मदद करते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं। देखिए ना, तभी तो इतनी कम उम्र में भी कितने समझदारी से मेरे साथ काम कर रहे हैं। टोनी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। परसों मेरे बेटे का बर्थडे है और इसकी जिद है कि वह आपके बर्गर अपने सभी दोस्तों को खिलाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ और वैसे बच्चों को आपका बर्गर है ही बहुत पसंद। तो अगर आप हाँ कहें तो मैं कुछ पैसे आपको अभी दे देता हूँ बतौर एडवांस। जी, मैंने पहले कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया, पता नहीं मैं पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं। आप हिम्मत तो कीजिए, बाकी तो भगवान है, सब करने वाला तो वही है, सब हो जाएगा। हाँ माँ, हाँ कर दो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ माँ। देखिए, आप तो आपके बच्चे भी हाँ ही बोल रहे हैं। देखिए, अब ना मत कहिए, मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। ठीक है, मैं अपने बर्गर आपके बच्चे के बर्थडे में सभी को खिलाऊंगी। 2 दिन बाद टूनी उस बच्चे के बर्थडे में सभी को अपने बनाए बर्गर खिलाती है। बच्चों के साथ बड़ों को भी टूनी के बर्गर बहुत पसंद आते हैं और वहीं से टूनी को ऑर्डर मिल जाते हैं। टूनी को अब किसी चीज की कमी नहीं रहती, उसका दूर दूर तक नाम होने लगता है और वह अपने बर्गर बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने लगती है। टूनी अब एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई थी और अब बहुत खुशियाँ उसके पास आ गई थी।